गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ वीट की रहेगी। वीट आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर क्रॉप है जो कि आपके मोस्टली जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जी वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो कोर्सेज रहते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्रॉप रहती है। और यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वीट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो वीट है उसको आप ऑथेंटिक रूप से जो बुक्स हैं जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो वो है एक तो ये छिदा सिंह की और दूसरी बुक है एक राजेंद्र प्रसाद की। वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मटेरियल है वो इजी लैंग्वेज में मिल जाता है। ठीक है, तो वीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं, आपको जो भी क्रॉप्स है, सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, खरीफ की पढ़ो ची रबी की पढ़ो, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक चार्ट बनाना होता है जिसमें आपको उन सभी क्रॉप्स के बोटेनिकल नेम, उनकी फैमिली, ओरिजन, इन्फ्लोरोसेंस, उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, फ्रूट टाइप क्या होता है उनका, मोड ऑफ पोलिनेशन क्या होता है, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप इनको एक चार्ट बना के कहीं पे भी लिख लेते हो तो उससे क्या होता है, आपको कम टाइम में एक ब्रीफ मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन हैं वो 3-4 आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ ही लेते हैं। तो आपको जब भी आप इन क्रॉप्स को पढ़ो और उस मटेरियल को पढ़ लो तो आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं वो राइट होने के चांसेस रहते हैं। तो वीट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको वीट का जो बोटेनिकल नेम है वो पता होना चाहिए। तो वीट का जो नाम होता है वो आपका होता है टिटिकम एस्टिवम। इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी या पोवेसी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसका ओरिजिन का, तो वो आपका रहता है साउथ वेस्ट एशिया। इसमें क्रोमोसोम नंबर वो होते हैं आपके 42। ठीक है, तो जो टिटिकम एस्टिवम की जो बात कर रहे हैं वो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है आपका। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन में रहता है, आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हेक्साप्लॉइड कंडीशन मतलब 6n रहता है। इसमें n इक्वल टू पूछे आपको, मतलब बेसिक क्रोमोसोम पूछे तो वो आपका कितना है, 7 है। लेकिन जैसे ही आपको टिटिकम एस्टिवम में या वीट में कॉमनली पूछे कि कॉमन वीट में कितने होते हैं तो आपको वो हमेशा 42 हेक्साप्लॉइड कंडीशन में ही क्या करने हैं, बताने हैं। उसके बाद में करते हैं इसके अंदर कि इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है। तो जो इसका इन्फ्लोरोसेंस होता है, मोस्टली जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, ठीक है, एक्सेप्ट राइस वगैरह, शोरगम वगैरह, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रही मैं। तो जैसे आप वीट की, बारले की, इनकी बात करते हैं तो इनमें जो इन्फ्लोरोसेंस रहता है आपका वो ईहरेड है या स्पाइक रहता है। ठीक है, तो मोस्टली जितनी भी आपकी सीरियल्स रहती है उनमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपके स्टेमन्स, पुंकेसर जिनकी बात करते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक्सेप्ट क्या है आपका, एक्सेप्शन क्या है आपका, राइस है जिसमें कि आपके 6 क्रोमोसोम नंबर 6 स्टेमन पुंकेसर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर नहीं, पुंकेसर या स्टेमन जिसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो 6 होते हैं, जबकि जनरली जो सीरियल्स हैं उनमें आपके 3 रहता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फ्रूट टाइप की। तो फ्रूट टाइप की जब भी बात आती है आपकी, तो जितने भी आपके मेजर सीरियल्स रहती है उनका जो फ्रूट टाइप है वो आपका कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन की बात आती है तो सेल्फ पोलिनेशन है आपकी जो वीट है उसमें होता है सेल्फ पोलिनेशन। और उसका रीज़न क्या है कि जो वीट, बारले वगैरह हैं आपके, ओट वगैरह है, उनमें क्या पाई जाती है, क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। मतलब कि जो फ्लोवर है वो हमेशा क्लोज रहता है और उन क्लोज फ्लोवर में ही आपका पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगेमी और इसी की वजह से आपका वीट में क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, मैं बात कर रही थी स्पाइक की। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है आपका, स्पाइक होता है। तो स्पाइक में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं आपके, एक जिगजैग पैटर्न में एक आपका स्ट्रक्चर होती है जिसको रेचिज बोलते हैं। ठीक है, और रेचिज पे अल्टरनेट फॉर्म में आपके स्पाइकलेट्स लगे हुए होते हैं। आपने ये रेट देखा ही होगा गेहूं का, श्योरली। ठीक है, तो रेचिज होगा आपका, उसमें अल्टरनेट फॉर्म में क्या होंगे, स्पाइकलेट्स होंगे और उस कंप्लीट को क्या बोलते हैं, आपका स्पाइक बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं इम्पोर्टेंस कि वीट है उसका आपका क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो मेनली जो मेजर इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, एक स्टेबल फूड क्रॉप है। मतलब मोस्टली चपाती बनाने के लिए आपकी यूज़ में ली जाती है। इसकी जो प्रोटीन होती है उसको ग्लूटीन बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको बेकरी इंडस्ट्रीज जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है।
ग्लूटीन कंटेंट है आपका, इसके दाने में ग्लूटीन कंटेंट होता है, जिस वजह से क्या होता है ये इजीली बच्चों में डाइजेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से बच्चों को अवॉइड किया जाता है कि वो व्हीट है वो ना खाए, मतलब व्हीट का आटा ना खाएं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपका पर्लिंग इंडेक्स, भी व्हीट क्रॉप से रिलेटेड है। पर्लिंग इंडेक्स क्या होता है कि जो ग्रेन है आपका, कर्नेल है, उसकी हार्डीनेस को क्या बताता है, पर्लिंग इंडेक्स क्या बताता है आपका, हार्डीनेस ऑफ द ग्रेन, मतलब जितना ज़्यादा पर्लिंग इंडेक्स होगा आपका उतना ही ज़्यादा दाना क्या होगा आपका, वो हार्ड कम होगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि पर्लिंग इंडेक्स है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, आपकी व्हीट से है। क्या होता है कि दाने की जो हार्डीनेस है उस प्रॉपर्टी को ये बताता है। बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की, पहला चपाती मेकिंग हो गया, दूसरा बेकरी इंडस्ट्रीज में ब्रेड वगैरह हो गया, स्टेपल फूड है। तीसरा बात करते हैं इसको एज ए फीड, मतलब पोल्ट्री वगैरह में एज ए फीड यूज कर सकते हैं। दूसरा इसको फोडर, एज ए फोडर यूज किया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इसका जो ड्यूरम व्हीट रहता है आपका, ठीक है, व्हीट है उसकी डिफरेंट स्पीसीज रहती है, उनमें से एक ड्यूरम व्हीट होता है, उसको मोस्टली जो आपकी सूजी और सवैयाँ हैं वो बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आपकी इमर व्हीट होता है एक का, टिटिकम डाइकोकम, उसको आप मोस्टली उपमा बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो मतलब उपमा है वो कौन से व्हीट स्पीसीज से बनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, टिटिकम डाइकोकम से बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद में आपको कार्बोहाइड्रेट पता होना चाहिए, वो लगभग आपका 72% के आसपास में क्या कार्बोहाइड्रेट रहता है। जो आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन, वो प्रोटीन रहता है आपका 11 से 12% के आसपास। फेट रहता है आपका वो 1 से 2% के आसपास रहता है। ये कुछ मेजर से मिनरल कंपोजिशन है वो आपका व्हीट में पाया जाता है, या जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट की, तो मोस्टली जो आपका व्हीट है उसके लिए आपको सैंडी लोम सॉइल या क्ले लोम सॉइल या लोमी सॉइल, ठीक है, वो लोमी टेक्सचर सॉइल है वो आपके लिए बेस्ट रहती है। साथ ही साथ जो सॉइल है आपकी वो वेल इरिटेड होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उसमें एरिएशन होना चाहिए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है उसमें कि वो वेल ड्रेनेज्ड होनी चाहिए, ठीक है, वेल फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब उसमें जो फर्टिलिटी है, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रेंट या न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको सोइल फर्टिलिटी बोलते हैं। तो जो सोइल है आपकी वो फर्टाइल होनी चाहिए, ताकि जो भी क्रॉप है उसको प्रॉपर अमाउंट में जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो वहाँ से मिल सके। ये कुछ सोइल की कंडीशंस होती है। आपको पीएच पता होना चाहिए कि पीएच मोस्टली व्हीट के लिए न्यूट्रल रहता है 6.5 to 7.5। बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, टिलरिंग के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। मैच्योरिटी के टाइम पे 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो आपका ग्रोथ है उसके लिए भी आपका कितना रहता है 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपका टेम्परेचर रहता है व्हीट क्रॉप के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो आपका बेस्ट सुटेबल रहता है व्हीट क्रॉप के लिए। ये C3 प्लांट है आपका, ठीक है, LDP है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, ये कुछ इसकी बेसिक सी आपकी चीज़ें हो गई। उसके बाद में बात करते हैं वेराइटीज़ के बारे में। ठीक है, तो मोस्टली आपको क्या करना है, वेराइटीज़ हैं जो भी वो आपको याद रखनी है। इसके लिए आपका एक ड्वार्फ, ठीक है, जो वेराइटी थी वो नोरिन 10 थी, मतलब वो एक तरीके से जीन है, ठीक है, आपका जो बाहर से मंगाया गया था इसमें ड्वार्फ ने इसको डेवलप करने के लिए। तो आपको ये पूछ लेते हैं कि ड्वार्फ लेस के लिए कौन सा जीन, तो नोरिन 10, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। वैसे आपका SD1 और SD2 रहता है, ठीक है, जीन की बात करते हैं। तो अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलते हैं आपको तो नोरिन 10 आपको ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद में मैं वेराइटीज़ की बात कर रही थी, तो वेराइटी जैसे लरमा रोजो है, सोनालिका है आपकी, हीरा मोती ज्योति संगम है आपकी, ठीक है, ये कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं। लेटेस्ट वेराइटीज़ की बात करते हैं, तो जैसे मैंने लिखी थी ये वेराइटीज़, तो लेटेस्ट वेराइटीज़ है जो कि आपकी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा के थ्रू रिलीज़ हुई है। जो देसी वीट की बात करते हैं तो उसमें दुर्गापुरा 65, मंगला है, राज 11, 14 है। ठीक है, अगर
ब्रेड वीट की बात करते हैं, ठीक है, जो कॉमन वीट है आपका, उसकी बात करते हैं तो इरिगेटेड और टाइमली सोंग वेराइटीज़ की बात करते हैं तो वह राज 4238 है, राज 4120 है और राज 4037 है। जबकि लेट सोइंग के लिए आपकी राज 3077, राज 3777 और राज 3765 है, वो आपकी बेस्ट सुटेबल वेराइटीज़ रहती है। सेनाइल की बात करते हैं तो खारचिया 65 है, राज 3077 है, राज 1972 है, ठीक है। और लेटेस्ट जो वेराइटी है आपकी, वेरी लेट सोन वेराइटी है आपकी, वो राज 3765 है। तो आपको इनमें याद यही रखना है कि एक तो सेलाइन के लिए कौन सी है, खारचिया 65 या के 65, लेट सोइंग के लिए राज 3765, ठीक है। और एक बात है कि लेटेस्ट अभी जो एक वेराइटी निकली है आपकी, वो DBW 327 है, जिसको बोलते हैं कर्ण शिवानी, ठीक है। तो ये वेराइटी ऐसी है जो पंजाब हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा यील्ड दे रही है आपकी, ठीक है। तो DBW 327 ये वेराइटी आपको याद रखनी है। उसके बाद में आप बात करते हैं एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की। तो एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि हाईली जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका वीट का, वो हो रहा है चाइना में, उसके बाद में इंडिया और फिर रशिया, ठीक है। जब इंडिया की बात, ये कहाँ की बात हो गई, वर्ल्ड लेवल की बात हो गई। इसके बाद में इंडिया लेवल की जब बात करते हैं तो हाईली जो आपका जो वीट है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है यूपी में, उसके बाद में पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। राजस्थान में बात करते हैं तो हाईली जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो श्री गंगानगर, फिर जयपुर और सीकर। तो श्री गंगानगर है उसमें हाईली वीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इसको फूड बास्केट ऑफ द राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, श्री गंगानगर को, ठीक है। अब एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के डेटा की बात करते हैं तो इंडिया लेवल पे जब भी बात होती है आपकी तो वो एरिया है वो आपका 31.8 मिलियन हेक्टेयर है। प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो 113.29 मिलियन टन है। 2023-24 की जो डेटा आई है उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। और जो प्रोडक्टिविटी की बात आती है आपकी, ठीक है, तो वो आपका होता है 3560 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये आपके कहाँ के डाटा है, इंडिया के डाटा हैं। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो 2.96 मिलियन हेक्टेयर आपका एरिया है, 10.6 मिलियन टन आपका क्या है, प्रोडक्शन है। और प्रोडक्टिविटी की जब भी बात होती है तो 3807 मतलब 3807 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका क्या रहता है, इसका प्रोडक्टिविटी रहती है। ये आपके एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में बात करते हैं आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की, ठीक है। तो वीट क्रॉप के लिए आपका जो FIM की रिक्वायरमेंट रहती है आपकी, वो रहती है लगभग 10 से 12 10 to 12 टन पर हेक्टेयर आपका FIM रिक्वायर्ड होना चाहिए। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो FIM है आपका वो प्रॉपर मेच्योर होना चाहिए। अगर आप है वो रो FIM यूज़ करते हो फील्ड में, ठीक है, काउडग, रो काउडग यूज़ करते हो फील्ड में, तो उससे क्या होता है, आपका टर्माइट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपकी क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। उसके बाद में बात करते हैं, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजर में FIM हो गया। उसके बाद में NPK रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं तो वो आपकी नाइट्रोजन 120 40 से 60 आपका फॉस्फोरस और 30 से 40 आपका पोटेशियम रहता है किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एज ए बेसल डोज में आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम डालेंगे, ठीक है, बेसल डोज में डालेंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आपका टुकड़ों के रूप में, मतलब स्प्लिट फॉर्म में दिया जाता है, मतलब उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक आपका एट द टाइम ऑफ सोइंग दे दिया जाता है, उसके बाद में 2 है आपका वो स्प्लिट डोज पे 25% आपका जितना भी है आपका, जैसे 120 है तो 120 का 50 है, मतलब 60 किलो आपका कब दे देंगे, सोइंग टाइम पे दे देंगे। और 30 किलो आपका कब देंगे, जब भी आपकी 2 डोज है वो अलग अलग स्टेजेस पे, ग्रोथ स्टेजेस है वहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे। या आपका फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट रह गया। सोर्स आपको पता ही रहता है कि नाइट्रोजन है उसका सोर्स क्या रहता है आपका, मोस्टली यूरिया देते हैं फार्मर्स, ठीक है। फास्फोरस की बात करते हैं तो वो DAP रहता है। और जब बात करते हैं किसकी, पोटेशियम की, तो पोटेशियम आपका MOP SOP जो भी रह सकता है। लेकिन बात करते हैं इंडिया की कंडीशन या राजस्थान की सोइल के बारे में, तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, जो पोटेशियम है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहता है सोइल में, तो बहुत ही कम अमाउंट में है वो पोटेशियम सोइल को प्रोवाइड करवाया जाता है। ये फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद में और क्या बचा आपका, वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वीड मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वीट क्रॉप है उसमें कौन कौन से आपके वीड आते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुको।
वीट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले आपका गेहूं सा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लेरिस माइनर, ठीक है, गुल्ली डंडी, गेहूं का मामा भी बोला जाता है, वो आपका मेनली है, वो वीट में आता है, जिसको बोलते हैं नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीट भी जिसको बोला जाता है। यह आपको पता होना चाहिए कि वीट है आपका और गेहूं सा, मतलब जिसको फ्लेरिस माइनर बोलते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम वगैरह में पूछा जाए, कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो वीट है और आपका जो गेहूं सा है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है आपका, वीट है उसकी रूट्स कैसी रहती है आपकी ब्राउनिश येलो कलर की, या वाइट बोल सकते हो आप, ठीक है, वाइट कलर की रहती है। जबकि जो आपका गेहूं सा है उसकी वीट कैसी रहती, जो रूट्स है वो कैसी रहती है आपकी, पिंक पिंक कलर की रहती है। दूसरी बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो ट्रिटिकम एस्ट्रिवम या ट्रिटिकम स्पीसीज बोल सकते हो आप वीट का, उसका फ्लेरिश माइनर होता है। बात करते हैं टेस्ट वेट की, एक होता है सीड इंडेक्स, एक होता है टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 बीजों का भार, ठीक है, वेट ऑफ द 100 सीड, और अगर 1000 की बात होती है तो वो आपका टेस्ट वेट रहता है। वीट की बात होती है तो वीट है उसका लगभग 38 से 40 ग्राम के आसपास आपका है वो टेस्ट वेट रहता है, जबकि फ्लेरिश माइनस का 2 से 3 या मोस्टली 2 ग्राम आपका टेस्ट वेट रहता है। दूसरा, आप और कैसे पहचान सकते हैं, वीट है उसकी जो लीव्स है वो आपकी डार्क ग्रीन कलर की रहती है, जबकि जो आपका गेहूं सा है या फ्लेरिश माइनर है उसकी लीफ है वो लाइट ग्रीन कलर की रहती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है आपका कि वीट है उसमें जो टिलर आते हैं उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि जो गेहूं सा है उसमें जब भी टिलर आएंगे तो उनमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर से आपके डिफरेंस थे। साथ ही साथ जैसे वीट है तो आपका लगभग एक पौधे से 60 से 80 आपके सीड्स बन सकते हैं, जबकि 1000 की संख्या में आपके गेहूं सा से क्या निकलते हैं, सीड प्रोडक्शन रहता है उसका पर प्लांट, ठीक है। फिर ये गेहूं सा और आपके गेहूं में अंतर हो गया। मैं बात कर रही थी वीड की, तो आपका मिमिक्री वीड तो कौन सा हो गया, फ्लेरिश माइनर हो गया। उसके बाद में एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड, ठीक है, आपत्तिजनक जिसको बोलते हैं, वो है आपका हिरणखुरी, जिसको बोलते हैं कन्वोल्वुलस आर्बेसिस, ठीक है। उसके बाद में आपका बथुआ है, खरबथुआ, मतलब चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम मुरेल है, साइप्रस रोटंडस है, साइनोडोन डेक्टाइलोन है, आपका एमरैंथस विरिडस भी कुछ अमाउंट में आपकी क्रॉप में देखने को मिलती है। तो ये कुछ आपके मेजर से क्या है, वीड है। उसके बाद में कंट्रोल की बात करते हैं, तो देखो जो 2,4-D है आपका या सल्फोसल्फ्यूरान है, कंसंट्रेशन 2,4-D की 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से, सल्फोसल्फ्यूरान की 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपका जो ब्रॉड लीफ वीट्स हैं, ठीक है, उनके कंट्रोल के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। जबकि जो आपका आइसोप्रोटुरान है, जिसके प्रति जो भी वीड्स हैं अब क्या हो गए हैं, रजिस्ट हो गए हैं, ठीक है, उसकी जगह अब आपका मिथाइल मेड सल्फ्यूरान जो कि 4 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अब यूज़ में लिया जाने लगा, तो वो यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये नेरो वीड्स के लिए यूज़ में लेते हैं, जैसे ग्रासी वीड्स जो आपके रहते हैं जिनमें नेरो लीव्स आपकी पाई जाती है, उनके लिए कंट्रोल में यूज़ में लेते हैं। साथ ही साथ ब्रॉड लीफ के लिए आजकल एक है जो क्लेडिनोफोफ, ठीक है, ये 60 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से ये भी यूज़ में लिया जा रहा है। पेंडामेथिलीन है, ये सारे ही आपके क्या करते हैं, पोस्ट इमरजेंसी टाइम पे क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। लगभग इनकी टाइमिंग है वो 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग रहती है। तो ये आपका वीड मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में और क्या बचा, फर्टिलाइज़र हो गया आपका। लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो लैंड प्रिपरेशन के लिए आपको एक मतलब डीप प्लोविंग करनी है, 2 से 3 हैरोइंग करनी है, और प्लांकिंग लेवलिंग के लिए क्या करनी है आपको, 1 से 2 क्या करनी है, प्लांकिंग करनी है। तो ये आपकी क्या रह जाता है, लैंड प्रिपरेशन के लिए सुटेबल जो है वो हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं स्पेसिपिंग की, तो वो आपकी लगभग रहती है 22.5 × 10 सेंटीमीटर R/P रहती है। डेप्थ रहती है 5 से 6 सेंटीमीटर। सोइंग मेथड्स की बात करते हैं, तो सोइंग मेथड्स में आपका जैसे ब्रॉडकास्टिंग हो गया, डिबलिंग हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग हो गया, FIRB फ्रो इरीगेटेड राइज्ड बेड मेथड रह गया। ये कुछ बेसिक से आपके क्या हैं, सोइंग मेथड्स हैं जो वीट में यूज़ में लिए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सीड रेट की, तो जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके लिए आपका 100 किलोग्राम के आसपास है वो सीड है वो यूज़ में लिए जाते हैं। अगर लेट सोइंग की बात करते हैं तो वो आपका 125,
ठीक है। या सेलाइन सोइल के लिए भी आपका 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर है सीड वो यूज़ में लिया जाता है। बात करते हैं डिबलिंग में, तो डिबलिंग में बहुत ही ज़्यादा कम सीड रेट यूज़ में ली जाती है, आपकी 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग में भी आपकी कितनी रहती है, 80 से 100 किलोग्राम के आसपास आपकी सीड रेट रहती है। उसके बाद में फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड मेथड की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या रहता है, 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट रहती है। देखो मैंने वेराइटीज़ पढ़ाई थी आपको, तो वहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी कि एक है आपकी हाइब्रिड वेराइटी है वीट की, तो वो क्या है, हाइपर 007 है आपकी एक हाइब्रिड वेराइटी है। और हाइब्रिडाइजेशन का जो मेथड रहता है वो गुजू मेथड आपका वीट में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और क्या रह गया आपका, बात ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वीट है आपका उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट आपकी कितनी रहती है, तो वो लगभग 400 से 600 या 450 से 650 mm आप बोल सकते हो वाटर रिक्वायरमेंट रहती है आपकी। फिर बात करते हैं, एक होता है क्रिटिकल स्टेजेज, ठीक है, इरीगेशन की क्रिटिकल स्टेजेज ऑफ इरीगेशन। ये क्या होता है कि क्रिटिकल स्टेजेज एक ऐसी कंडीशन होती है, अगर उस कंडीशन में क्रॉप को आप प्रॉपर अमाउंट में इरीगेशन है या वाटर अवेलेबल नहीं करवाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक यील्ड में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो वो आपकी क्रिटिकल स्टेजेज है। राइस है तो उसमें आपकी मोस्टली 6 है वो क्रिटिकल स्टेजेज पाई जाती है, 5 से 6 इरीगेशन आपको नेसेसरी रहता है रेन इरीगेटेड कंडीशन में, 3 से 4 आपका रेनफेड कंडीशंस में वीट को इरिगेशन रिक्वायर्ड रहता है। बात कर रहे थे क्रिटिकल स्टेजेज की, तो पहली है CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, मतलब क्राउन सेक्शन पे आपकी जो रूट्स निकलेगी उनको क्या बोलते हैं, मतलब सीड है उससे ऊपर की तरफ, ठीक है, जो रूट्स है सीड की, ठीक है, वहाँ से तो ऊपर, और सरफेस से क्या निकलेगी, नीचे, मतलब क्राउन सेक्शन है जहाँ से, वहाँ से जो रूट निकलेगी उनको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, जो लगभग आपका 21 डेज आफ्टर सोइंग आता है। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कि जो क्राउन रूट इनिशिएशन है वो कितने डेज पे आता है, 21 डेज पे आता है। उसके बाद में दूसरी आपकी टिलरिंग रहती है, उसके बाद में टिलर्स निकल जाते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा जॉइंट से बने होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंटिंग स्टेज। उसके बाद में आपकी रहती है फ्लोवरिंग स्टेज। उसके बाद में मिल्किंग स्टेज, मतलब दाना है जब आप उसको दबा के देखते हो तो उसमें मिल्क निकलता है, ठीक है, वाइट कलर का, तो वो मिल्किंग स्टेज रहती है आपकी। और एक लास्ट हो गई आपकी डफ स्टेज, ठीक है। तो डफ स्टेज पे ही आपकी हार्वेस्टिंग की जाती है, दाना है वो प्रॉपर मेच्योर हो जाता है। ये डेज जैसे आपकी 20 से 25 पे आ रही है CRI, 40 से 45 पे आपकी आ रही है कौन सी, टिलरिंग आ रही है, 60 से 65 पे आपकी जॉइंटिंग आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, लगभग ये आपकी 120 से 125 दिन की क्रॉप रहती है, वीट है वो। तो अगर आपके पास एक ही इरिगेशन अवेलेबल है तो वो आपको CRI स्टेज पे देना है। अगर 2 इरिगेशन अवेलेबल है आपको तो आपको एक तो देना है CRI पे, दूसरा देना आपको फ्लोवरिंग पे, ठीक है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम है तो वहाँ पे अगर आपको फ्लोवरिंग ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको क्या करना है, CRI और लेट जॉइंटिंग या पुटिंग स्टेज आपको करनी है। उसके बाद में 3 इरिगेशन आपको अवेलेबल है तो CRI, लेट जॉइंटिंग और मिल्किंग स्टेज है, उस पर आपको क्या देना है, इरिगेशन देना है। मैं इरिगेशन की बात कर रही हूँ तो आप सभी को पता तो होगा ना इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन क्या होता है आपका, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द सोइल फॉर प्रोवाइड एसेंशियल वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू प्रोवाइड एसेंशियल मॉइस्चर टू प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल मॉइस्चर है जो उसको चाहिए वो जिस तरीके से दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। जबकि ड्रेनेज क्या होता है आपका, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। अब वो सरफेस से भी हो सकता है और सब सरफेस से भी हो सकता है, तो आपका ड्रेनेज रहता है। ये इरिगेशन मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपका सबसे पहले आता है डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको कल्चरल मेथड्स हैं वो फॉलो करने हैं। कल्चरल में आप क्या क्या कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन अपनाओ, क्रॉप रोटेशन आपने फॉलो किया, ठीक है। समर डीप प्लोविंग वगैरह वो आप, हाँ फिजिकल में आ जाएगी वो तो नहीं,
कल्चरल में आएगी समर डीप प्लोविंग है आपकी, वो आ जाएगी। प्रॉपर सीड रेट यूज़ में लो, प्रॉपर जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रखो, प्लांट पॉपुलेशन है वो मेंटेन रखो, टाइमली सोइंग करो, ये सारी कल्चरल में आपकी आ जाती है। उसके बाद में फिजिकल में जैसे होविंग वगैरह है ये आ जाती है, हैंड होइंग वगैरह है, ठीक है। स्टबल्स को जलाना वगैरह है वो सारे आ जाते हैं इसमें। मिशनरी जहाँ पे भी यूज़ होती है वो सारे मैकेनिकल मेथड्स आपके आते हैं। उसके बाद में किसकी बात कर रहे थे, केमिकल की बात करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है आपका वो केमिकल है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी है वो डिजीज़ है। तो सबसे पहले आपको हाँ 2 चीज़ें रह रही है माइंड से, ठीक है। एक तो है आपका कि सीड ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वीट में, ठीक है। तो FIR ये तो आपको पता होगा, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और आइजोबियम, ठीक है। तो फंजीसाइड के लिए कैप्टान थायरम, बाइवेस्टीन, कार्बेंडाजिम कुछ भी आप यूज़ में ले सकते हो। 2 से 3 ग्राम आपका पर किलोग्राम सीड आपका यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं क्लोरोपाइरीपोस है, वो आपका लगभग 4 ml पर किलोग्राम सीड है वो आपका यूज़ में लिया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड। उसके बाद में अगर बायो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं वीट में, तो वो आपका एजेटोबैक्टर है वो यूज़ में लिया जाता है। लगभग है इसकी कंसंट्रेशन 3 से 4 ml पर 100 ml वाटर में इसको मिक्स करके और फिर इससे क्या किया जाता है, सीड को ट्रीट किया जाता है। तो ये आपका FIR ये सीड ट्रीटमेंट बच रहा था वो मैंने करवा दिया। साथ ही साथ मैंने स्पीसीज भूल गई मैं आपके पास। तो स्पीसीज है जैसे ट्रिटिकम, एक होता है कॉमन मैक्सिकन वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम है जो मोस्टली आपके 87% है एरिया में वो ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ है वो चपाती मेकिंग में किया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम है। उसके बाद में एक होता है ड्यूरम वीट, ठीक है, इसको मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं। इसका यूज़ है वो मैक्रोनी, सेवइयाँ, सूजी वगैरह बनाने में यूज़ में लिया जाता है। ट्रिटिकम ड्यूरम इसका नाम होता है और लगभग ये 12% एरिया में है वो आपका ग्रो किया जाता है। इसके बाद में होता है एक इमर वीट जिसको ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं, जिसको मोस्टली उपमा बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है और वो ओनली 1% एरिया में है आपका ग्रो किया जाता है। डिजीज़ की बात कर रही थी तो सबसे पहले जो मोस्ट या मेजर जो डिजीज़ है वीट में वो आपकी रस्ट रहती है। रस्ट भी 3 टाइप की होती है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ किसकी, ब्लैक रस्ट की। तो ब्लैक रस्ट की जब भी बात होती है तो सबसे पहले आपको काजुअल ऑर्गेनिज्म है वो पता होना चाहिए कि काजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है। तो ट्रिटिकम पक्सीनिया ग्रेमिनिस स्पीसीज ट्रिट्रिसाई, ठीक है। तो ये किसका होता है, ब्लैक रस्ट है उसका रहता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो मोस्टली जो लीफ है, स्टेम है, जहाँ पे भी है वो आपके सिम्टम्स बनेंगे येलोइश ब्राउनिश कलर के आपके पास्टुल्स है या स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली ज़्यादा जहाँ पे बनेंगे वो आपका कौन सा रहता है एरिया, स्टेम रहता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं। वो ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका इकोनॉमिक लॉसेज है वो काज करती है, लेकिन ये है यहाँ मतलब इंडिया की कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलती है। उसके बाद में दूसरी आती है आपकी येलो रस्ट जिसको स्ट्रीप रस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले काजुअल ऑर्गेनिज्म की तो स्ट्राइफोर्मिस, पक्सीनिया स्ट्राइफोर्मिस है इसका काजुअल ऑर्गेनिज्म रहता है। तो मैं बात कर रही थी इसको स्ट्रीप रस्ट भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो लीव्स है उनमें मतलब जो आपके स्पॉट्स बनेंगे ना वो एक मतलब लाइन में बनेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिप में बनेंगे। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रीप रस्ट बोला जाता है। ये देखने को मिलती है इंडिया की कंडीशन में। उसके बाद में आपका ब्राउन रस्ट है, पक्सीनिया रिकोंडिटा है, काजुअल ऑर्गेनिज्म रहता है और मोस्टली ये आपके राजस्थान या इंडिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्पॉट्स बनेंगे आपके वो लीफ पे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर के जो भी येलोइश ब्राउन कलर के लेजन्स है आपके या पास्टुल्स हैं वो बनते हैं, वो लीफ पे ज़्यादा बनते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है आपका लीफ रस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या बचा ये, हाँ अब मैं आपको 4 चीज़ें बताती हूँ वो आपको हमेशा माइंड में याद रखनी है, क्योंकि ये है कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखो एक तो है आपका रस्ट, ठीक है, एक है स्मट, एक डाउनी मिल्ड्यू और एक है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है।
तो रस्ट में तो क्या होता है, रेडिश कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं आपके। स्मट में क्या होता है कि जो आपका सीड वगैरह रहता है, ठीक है, वो आपका एकदम ब्लैकिश पाउडर में चेंज हो जाता है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या रहता है, जो लीफ है आपकी, उसकी जो डाउन सरफेस है वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पॉट्स बनेंगे, जबकि पाउडरी मिल्ड्यू में वाइट वाइट सा पाउडर है वो लीव्स की सरफेस पे आ जाता है। ये तो बेसिक से सिम्टम्स है जो आपके देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रही थी मैनेजमेंट की। रस्ट के मैनेजमेंट के लिए हमेशा क्या यूज़ में लेते हैं, वीटावैक्स यूज़ में लेते हैं, नहीं प्लांटोवैक्स यूज़ में लेते हैं, ठीक है। स्मट की बात होती है उसके लिए हमेशा वीटावैक्स यूज़ में लेते हैं। बात करें डाउनी मिल्ड्यू की तो उसके लिए हमेशा मेटालेक्सिल यूज़ में लिया जाता है, जिसको एप्रोन SD35 ट्रेड नेम के नाम से भी जाना जाता है। बात कर रही थी किसकी, पाउडरी मिल्ड्यू की, तो केराथेन यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा है आपका कैलेक्सिल यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके केमिकल्स हैं जो इनके लिए यूज़ में लिए जाते हैं। और भी केमिकल होते हैं लेकिन जो बेसिक है, कॉमन है, वो ये केमिकल्स हैं। आपको कहीं पे भी ये डिजीजेस दिखे तो वहाँ पे आपकी ये केमिकल आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए, ठीक है। मैं इस रस्ट की बात कर रही थी। तो कंट्रोल के लिए वही रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ में लो आप, अब टाइमली सोइंग करो, प्रॉपर सीड रेट यूज़ में लो आप। केमिकल मैंने बता दिया आपको, ये आपको यूज़ में लेने हैं। उसके बाद में आपकी स्मट जो कि दो होती है, एक तो कवर स्मट, एक लूज स्मट। कवर स्मट मोस्टली आपकी बारले में देखने को मिलती है, जबकि लूज स्मट है आपकी वीट में देखने को मिलती है। लूज स्मट का मेन सिम्टम्स क्या रहता है कि एक तो क्या होता है कि कोई भी फील्ड है, ठीक है आपका, तो उसमें आप जाके देखते हो तो अगर इन्फ्लोरोसेंस है आपका, वो जिन जिन प्लांट्स में पहले आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी प्लांट्स है वो लूज स्मट के थ्रू इन्फेक्टेड होंगे, उनमें क्या होगा, फ्लोवरिंग टाइम है, मतलब इन्फ्लोरोसेंस है आपका, वो पहले आ जाता है। जो मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मतलब जो अच्छे प्लांट्स है उनके कंपेयर में जो इन्फेस्टेड प्लांट्स है उनमें आपका फ्लोवरिंग या इन्फ्लोरोसेंस है वो पहले आ जाता है। एक सिम्टम्स तो ये रहता है आपका। दूसरा क्या रहता है कि इसमें जो कर्नेल होता है आपका, दाना रहता है, वो टोटली एक ब्लैकिश कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, ये ब्रस्ट कर जाता है, मतलब फूट जाता है, जिससे वो पाउडर फैल जाता है, उसके स्पोर्स हैं आपके वो फैल जाते हैं। तो ये आपके लूज स्मट का मेन सिम्टम्स रहता है। कंट्रोल के लिए मैंने बता दिया, वीटावैक्स यूज में लेते हैं। और भी डिजीजेज हैं आपकी, जैसे करनाल बंट है। करनाल बंट में क्या होगा कि जो दाना है आपका वो ब्लैकिश पाउडर में चेंज होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं, मतलब लूज स्मट में क्या होगा, पूरे ही कर्नेल आपके, कोई भी इन्फ्लोरेसेंस है तो उसका पूरे ही कर्नेल्स आपके ब्लैकिश पाउडर में चेंज हो जाएंगे। जबकि करनाल बंट में क्या होता है, कुछ कुछ दाने ही आपके क्या होते हैं, ब्लैकिश जो स्पॉट्स है वो बन जाते हैं, ब्लैकिश पाउडर में चेंज हो जाते हैं, इसको करनाल बंट बोलते हैं। गाजबल ऑर्गेनिज्म है इसका, वो आपका निवोशिया इंडिका होता है, जबकि जो लूज स्मट था उसका होता था अस्ट्रेलागो टिट्रिसाई, ग्रेमिनिस स्पीसीज टिट्रिसाई, वो रहता है। निवोशिया इंडिका मैं बात कर रही थी, इसमें क्या होता है आपका कि फील्ड है जहाँ पे भी आपका करनाल बंट आएगा वहाँ पे एक फिशी स्मेल आती है, मतलब मछली जैसी गंध आने लग जाती है, जो कि ट्राइमिथाइलेमीन की वजह से होता है। तो इसको गेहूं का कैंसर भी बोलते हैं, जबकि ब्लैक रस्ट है उसको गेहूं का किलर डिजीज भी बोला जाता है। तो और भी है डिजीजेज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने करवा दी आपको। साथ ही गेहूं में आपका टंडू डिजीज भी आती है, ठीक है, एंग्यूना टिट्रिसाई प्लस कैलिबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, और है, लेकिन ये तीन तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट की बात करते हैं तो मोस्टली जो आपका वीट है उसमें टर्माइड देखने को मिलती है, ओडेंटोटर्मस ओबेसस, जो कि आपकी जो रूट्स वगैरह है उनको डैमेज काज कर देती है। तो ये आपकी इंसेक्ट हो गया। कंट्रोल के लिए आप मिथाइल पैराथियान वगैरह ये यूज़ में ले सकते हैं। और भी इंसेक्ट है वो देखने को मिलते हैं, जैसे जेसिड है, एफिड है, आर्मी वर्म है। तो मोस्टली तो टर्माइड ही है, तो टर्माइड का आपको पता होना चाहिए कैसे क्या कंट्रोल किया जा सकता है। और टर्माइड को कंट्रोल करने का तो एक तो यही है कि आपको क्या करना है, जो कच्ची खाद है ना उसको यूज़ में लेने से अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना प्रॉपर मेच्योर FIM ही आपको क्या करना है, फील्ड में अप्लाई करना है।
बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग है वो कौन सी स्टेज पे की जाती है? तो जब आपके वीट वगैरह हैं वो येलोइश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है प्लांट्स, ठीक है। और जो अगर दाने की बात करें तो आप जब उसको लेके देखोगे और तोड़ोगे तो कट की जब आवाज़ आने लग जाती है, मतलब उसमें मॉइस्चर है आपका वो बहुत कम हो जाता है, मतलब 25 से 30% के आसपास हो जाता है। उस टाइम में आपको क्या करनी चाहिए? हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। साथ में उसको हार्वेस्टिंग के बाद में लगभग 8 से 10 दिन तक उसको सन ड्राइंग करनी है और उसके बाद में आप उसकी थ्रेसिंग करवा सकते हैं। और स्टोरेज टाइम में जो वीट है उसमें लगभग 10 से 12% के आसपास उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं फंगल अटैक हो सकता है आपका। जितने भी सीरियल्स है उनमें मॉइस्चर है स्टोरेज के लिए वो 10 से 12% रहता है। ऑयल सीड्स है, मतलब पल्सेज है, उनमें 8 से 10 और 6 से 8 किस्में रहता है आपका ऑयल सीड्स में रहता है। ये मैंने आपको वीट के बारे में लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल था वो आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम ये है टॉपिक वो आपका छूट रहा है। मैं कोशिश करूँगी उसको आपको करवाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।